देखिए लास्ट क्लास में हमने फेज स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वो हमने कर लिया था। आज हमें जो इस यूनिट के अंदर जो नया टॉपिक है वो है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में आप मानक विचलन बोलते हो, उसके ऊपर पढ़ेंगे। क्योंकि जो ये फेज स्पेस तथा मानक विचलन जो है, इनके ऊपर डेफिनेशन तथा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो ये दो टॉपिक जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मानक विचलन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, और अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको अगर हम परिभाषित करें, तो जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास में कोई भी एक चर राशि है, या फिर कोई भी आपके पास राशि x है, उस x के क्या अलग अलग मान है, x1 x2 x3 करके ऐसे ऐसे काफी अलग अलग मान है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से इन मानों का क्या रिलेशन, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप अब किसका हो गया, इस x का एक ग्रुप हो गया जिसके अलग अलग मान है, x1 x2 x3 x4 करके बहुत सारे मान है। तो जब हम इन सब मानों का एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस एवरेज का इन प्रत्येक मानों के साथ में जो रिलेशन होता है, या फिर ये एवरेज वैल्यू से ये जो अलग अलग मान होते हैं सेट के, वो किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ही जो है वो क्या कहलाता है, मानक का विचलन कहलाता है, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हो। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो, एक क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग by how much the member of members of group is differ from the main value of value for the ग्रुप। ठीक है ना, मतलब आपके पास में जो ग्रुप है या फिर सेट है, उसके अंदर जो ये अलग अलग मान आपके होते हैं किसी भी क्वांटिटी के, उन क्वांटिटी के अलग अलग मानों का उस ग्रुप के एवरेज वैल्यू से वो किस प्रकार से अलग होती है, वही रिलेशन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसको डिराइव करते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। माना कि x क्या है, कोई भौतिक चर राशि है, कुछ भी हो सकता है, इसका मान मतलब भौतिक चर राशि है, आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या हो सकता है, वेट भी हो सकता है, ये आपकी डिस्टेंस भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये x। ठीक है ना, तो इसलिए क्या बोल दिया हमने, ये एक भौतिक चर राशि है जिसके मान क्या है, मान x1 x2 x3 डॉट xn है, या x एंड कहीं तक भी है। यदि किसी xi की घटने की प्रायिकता pi है, मतलब आपके पास में जो भी ये वैल्यू दी हुई है x1 x2 x3, भौतिक चर राशि में से x1 x2 x3 x4 x5 एंड xn तक हमें कुछ भी कोई भी एक अगर भौतिक चर राशि का इनमें से मान प्राप्त होता है, अलग अलग मानों में से, और उन सब मानों के प्राप्त होने की प्रायिकता अगर p1 p2 p3 p डॉट 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 pn है, तो इस भौतिक चर राशि x का माध्य मान या औसत मान क्या होगा, समेशन
आई बराबर 1 to n pi डॉट xi के बराबर होगा। मतलब सभी क्वांटिटी का उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में भी हमें उसकी क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ये स्टैटिस्टिकल है, ये ध्यान रखना, ये सांख्यिकीय रूप में आप लोग एवरेज जो वैल्यू निकालते हो वो इस तरीके से निकाली जाती है जिसमें सारी चर राशियों का उनके खुद के प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके हम अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस चर राशि के सापेक्ष हमें उसका क्या मिल जाता है, औसत मान कह सकते हो या फिर माध्य मान मिल कह सकते हो। जब आपको माध्य मान मिल गया तो आप इस भौतिक चर राशि x का मानक विचलन क्या होगा, x का मानक विचलन जो है वो निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा आपके रूट एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। इसको इस प्रकार से भी कभी कभी लिखा हुआ होता है किसी किसी जगह पर एक्स स्क्वायर का बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ही दोनों एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, क्योंकि माध्यमान को या तो बाहर से लिखते हैं या फिर इस तरीके से इस कोष्टक के रूप में इस तरीके से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये फॉर्मूला तो कभी कभार एक नंबर पूछ लेता है, पर इसके ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो काफी बार 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 3.5 नंबर में भी पूछा गया है, कभी कभार 7.5 नंबर में भी पूछा गया है, तो वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उसमें काफी लॉजिक लगेगी किसी किसी जगह पे। अगर आपका दिमाग काम करता रहेगा, मतलब आपका हाथ चलता रहेगा साथ साथ में उस क्वेश्चन के ऊपर, तो वो क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर उसको रटने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक द्विस्तरीय निकाय में कण के किसी ऊर्जा स्तर में, कण के किसी ऊर्जा स्तर में मिलने की प्रायिकता P है, तो सिद्ध कीजिए कि इस ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या क्या होगी, तो NP है तथा संख्या के लिए मानक विचलन जो होता है सिग्मा एक्स बराबर वो क्या होगा आपके n ऑफ p कोष्टक में 1 माइनस p की पावर 1 माइनस, ये होती है। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। मतलब आपके पास में क्या है, द्विस्तरीय, मतलब एक ऐसा निकाय दिया गया है जिसमें क्या है, 2 स्तर है। आप स्तर के रूप में आप 2 स्तर बोल सकते हैं या स्टेट बोल सकते हैं, 2 स्टेट है कण की, कण उन दोनों में से किसी भी एक स्टेट में पाया जाता है, तो उस एक स्टेट की जो प्रायिकता है वो क्या है, P है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि उस स्तर के अंदर कणों की संख्या क्या होगी, NP, मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल की भी संख्या पता चल जाएगी उस स्तर में, और साथ ही साथ में उसी स्तर में कणों का मानक विचलन जो होता है वो क्या होता है, NP कोष्टक 1 माइनस p की पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, अब देख लो, मान लो कि आपके पास में जो सिस्टम दिया गया है, कोई भी निकाय दिया गया है, उसमें कण कितने हैं, n कण है।
और आपके पास में अवस्थाएं कितनी है, लुईस तरीके बोला तो मान लीजिए आपके पास दो अवस्थाएं ए एंड बी, ठीक है। आपके पास कितनी, दो अवस्था है, और कि इन कणों का पहली अवस्था में ए अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता पी तथा दूसरी अवस्था में पाए जाने की अवस्था क्या है, क्यू है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि ए अवस्था के अंदर क्या है, एन कण होंगे, तो बी अवस्था में कितने हो जाएंगे, एन माइनस एन कण होंगे, ठीक है। ये कण है और ये क्या है, प्रायिकता। थ्योरेटिकली अगर बोले तो मान लीजिए आपके पास में कोई एक निकाय, माना कि एक निकाय जिसमें एन कण है तथा जिसके अंदर दो अवस्था ए तथा बी, पहली अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता पी तथा दूसरी अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता अगर क्या हो, क्यू हो, तो माना कि यदि अवस्था ए में कणों की संख्या एन तथा अवस्था बी में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर ए में एन है तो बी में क्या होगी, एन माइनस एन होगी। तो वितरण एन कोष्ठक में एन माइनस एन की प्रायिकता क्या होगी, पी कोष्ठक में एन माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा आपके, एन सी एन पी की पावर एन क्यू की पावर एन माइनस एन, यही होगी, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से भी लिख सकते हो, p प्लस क्यू की पावर n के रूप में भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका काफी यूज होगा, ये आपके आगे यूज आएगा, आप देख लेना अभी, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, p प्लस क्यू की पावर n के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो तो जो a प्लस बी की पावर n है उसी फॉर्मूले से आपके क्या निकला था, NCR वाला फॉर्मूला निकला था, ठीक है ना। वहां से आपने देखा कि स्टार्टिंग के अंदर पहली दूसरी तीसरी क्लास में आप देख लेना, a प्लस बी की पावर n किसी पार्टिकल के फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दें इन पार्टिकल के लिए, तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से मिलता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तब देखो इसको क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं, पी एन एन माइनस एन इज टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन पी की पावर एन क्यू की पावर एन माइनस एन, ये हो गया। तो अब अवस्था ए में औसत कण कितने होंगे, एन बार इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से कैपिटल एन 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 पार्टिकल भी हो सकते हैं, स्मॉल एन पार्टिकल भी हो सकते हैं, उससे अधिक पार्टिकल भी, अगर सारे के सारे पार्टिकल भी ये अवस्था में हो तो भी उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये एन बार बराबर क्या आ जाएगा, समेशन एन तो वैसा का वैसा इस पी एन, आपके पास में कितने पार्टिकल, एन पार्टिकल है, तो ये किसके जैसी होगी स्टेट, ये वाली, मतलब आपके पास एन स्टेट या फर्स्ट स्टेट के अंदर एन पार्टिकल है, तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस वाले को पी एन कोष्ठक में एन माइनस एन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा इसके अंदर मान रखना है इसका, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन पी एन क्यू की पावर एन माइनस एन, ठीक है। अब देखो एन बराबर क्या आएगा, समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल स्मॉल एन फैक्टोरियल एन माइनस स्मॉल एन एन ऑफ पी की पावर एन क्यू एन माइनस एन, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो अब इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, आगे बराबर समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन पी डेल ऑफ डेल पी पी की पावर एन इंटू क्यू की पावर एन माइनस एन। कैसे देखो ये कैसे लिख सकते हैं,
इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको वैल्यू यही प्राप्त होगी। जैसे कि आप देखो कि जब आपके पास में p क्वेश्चन में डेल y डेल p की पावर n, तो आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p इंटू एन p की पावर n-1 प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, n ऑफ p की पावर n के बराबर ही आएगी। तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, इस ग्रुप में इसको लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये दोनों, क्योंकि p तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, किस अवस्था की, पहली अवस्था की। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, बाहर ले लो इस समेशन से। तो p डेल ऑफ डेल p समेशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n p एंड q ऑफ n माइनस। और ये वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये किसके बराबर था, ये आपके जो था पूरा पूरा फॉर्मूला, ये क्या था, p क्वेश्चन n माइनस n के बराबर का था। तो यहाँ से ये जो एवरेज वैल्यू है p क्वेश्चन में डेल अपॉन डेल p क्या आ जाएगा आपके समेशन p क्वेश्चन में n माइनस n के बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये किसके बराबर होती है आपके p प्लस क्यू, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, p प्लस क्यू। क्योंकि अब आपके पास में क्या है, सारी अवस्थाओं की एवरेज प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में पहली अवस्था की प्रोबेबिलिटी p और दूसरी अवस्था की प्रोबेबिलिटी q है। तो इस p प्लस क्यू की पावर n को a प्लस b की पावर n की तरह खोलोगे तो आपको समेशन p कोष्टक में n कोष्टक n माइनस n की तरह ये इक्वेशन, जो कि कॉम्बिनेशन के रूप में जो आप एक्सप्रेस करते हो इक्वेशन को, उसके रूप में हमें इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से ये n बार बराबर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, p डेल ऑफ डेल p प्लस क्यू की पावर। तो यहाँ से ये n बार बराबर क्या आ जाएगा आपके p n p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1। चूंकि p और q क्या है, आपके पास में जो कण की दो अवस्था है, उन दो अवस्थाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। उन दोनों को जोड़ोगे, दोनों अवस्थाओं की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे तो हमेशा वो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो p प्लस क्यू किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहाँ से ये n बार बराबर आपके क्या आ गया, मतलब आपकी ए अवस्था में पार्टिकल के पाए जाने की जो संख्या, कणों की संख्या जो होगी, एवरेज औसत नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो n बार इज टू क्या होगा, n2 के बराबर होगा। अब देखो निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x निकालना है। सिग्मा x बराबर क्या होता है, n बार का नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये क्या होगा, n स्क्वायर बार माइनस n बार का होल स्क्वायर की पावर होगी। अब देखो आपके पास में n बार की वैल्यू तो प्राप्त होगी। अब वैल्यू निकालने की इसकी बाकी रहेगी, n स्क्वायर की बाहर की वैल्यू बाहर निकालनी रहेगी। तो इसी प्रकार अगर हम n बार स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वो देखिए इसी प्रकार n स्क्वायर बार इक्वल टू क्या होगा आपको समेशन n स्क्वायर p ऑफ। यहाँ पे ये n जो है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए स्टेट ए या फिर इन्हें स्टेट बी को व्यक्त करता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर n स्क्वायर बार इक्वल टू आपकी क्या आएगा, पी एन। ये किसके समान है, ये एक स्टेट के अंदर पार्टिकल की संख्या n है, तो दूसरे स्टेट में क्या होगी, n माइनस n। तो सेम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n माइनस n। मान रखिए n स्क्वायर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस n p की पावर n q की पावर n माइनस n, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, n स्क्वायर बार बराबर फैक्टोरियल n
बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला जुगाड़ है और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल का डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर पी की पावर क्यू की पावर एन माइनस एन। अब इसको कैसे बदलोगे, जैसे आपने इसको बदला था वैसे कि वैसे इसको भी बदलेंगे, डेल बाय डेल पी, पी डेल बाय डेल पी की पावर एन। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आती है कि नहीं आती वो देखिए। यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ पी पी की पावर एन माइनस वन डेल पी इक्वल्स टू डेल बाय डेल, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे पी एन पी कोष्टक में, तो यहाँ पे पी कोष्टक में एन माइनस वन, क्योंकि सिंपल सा डेरिवेशन था, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा उस समय क्या रहेगा कांस्टेंट। अब प्लस एन पी बाहर इसका करोगे तो एन माइनस वन और पी की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पी एन पी की पावर एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर पी, ठीक है, एन स्क्वायर पी कोष्टक में माइनस एन पी, ठीक है। यहां से एन पी को कॉमन ले लीजिए, पी कोष्टक एन पी कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, इसमें और इसमें एन पी की पावर माइनस के वन प्लस एन पी, इस तरीके से प्लस एन स्क्वायर पी, ठीक है। इसको फिर खोलोगे, एक मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये p कोष्टक में n p की पावर n माइनस वन प्लस n p, यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ में, p की पावर ये वन है और यहाँ पे ये माइनस के टू है, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन माइनस n p की पावर n माइनस वन, दो वैल्यू समान है, इससे ये गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, p कोष्टक में एन स्क्वायर पी की पावर एन माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा आपके एन स्क्वायर पी की पावर एन आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको एन स्क्वायर पी की पावर एन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये एन स्क्वायर बार इसको आपके क्या आ जाएगा, समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन स्मॉल एन माइनस एन फैक्टोरियल डॉट p del of del p p del of del p n स्क्वायर और p की पावर n, ठीक है। n q की पावर n माइनस n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू p डेल ऑफ p डेल ऑफ p ये सारी की सारी वैल्यू क्या कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसके और n के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को कांस्टेंट के रूप में बाहर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, n स्क्वायर बाहर इक्वल्स टू p डेल ऑफ डेल p डेल ऑफ डेल p समेशन n p ऑफ n n माइनस n के रूप में लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो है वो किसके p प्लस q की पावर n के बराबर होती है, जिसका मान किसके बराबर होगा, 1 की पावर n बराबर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये n स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके p क्वेश्चन डेल ऑफ डेल p डेल ऑफ डेल p प्लस q की पावर वैल्यू लिखिए, n स्क्वायर बार बराबर p
डेल ऑफ डेल पी कोष्टक में पी एन कोष्टक में पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस 1। इसी तरीके से दोबारा करिए, एन बार का स्क्वायर पी कोष्टक में बाहर आ जाएगा। अब देखिए एन कोष्टक में पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट पी के सापेक्ष किया तो प्लस अब एन पी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके एन माइनस 1 पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस, ये वैल्यू 1 के बराबर, ये वैल्यू भी 1 के बराबर, यहाँ से ये एन स्क्वायर बार बराबर आपके क्या आ जाएगा पी कोष्टक में एन प्लस एन ऑफ पी कोष्टक में एन माइनस 1। ठीक है, तो एन स्क्वायर बार बराबर पी एन प्लस एन पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास एन स्क्वायर का भी मान है, एन बार के स्क्वायर का भी मान है और एन बार का भी मान है। तो उस कंडीशन के अंदर मानक विचलन इसमें कणों की संख्या का लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर सॉरी सिग्मा एक्स सिग्मा एन जो है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बार माइनस एन बार का होल स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में पी एन प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि जो एन बार था उसकी वैल्यू क्या थी पी एन थी, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा पी स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। तो ये सिग्मा एन बराबर क्या आ रहा है आपके पी एन माइनस एन पी स्क्वायर, पी एन माइनस एन पी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप पी एन को कॉमन लोगे तो सिग्मा एन बराबर आपके क्या आ जाएगा पी एन कोष्टक में 1 माइनस पी के इक्वल, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है ना, राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को। मतलब किसी पार्टिकल के दो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाने पर उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा या मानक विचलन होगा उनके अलग अलग वैल्यू का उनकी एवरेज वैल्यू के साथ में वह रिलेशन जो होगा मानक विचलन के द्वारा इस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो मानक विचलन की तरह आपके पास में क्या होता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, सापेक्षिक मानक विचलन। ये कुल कणों की संख्या के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सापेक्षिक मानक विचलन जो होता है वो किसके सिग्मा एन मानक विचलन तथा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल के रेशियो के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके रूट एन ऑफ पी कोष्टक 1 माइनस पी अपॉन इसका मान क्या है एन ऑफ पी। यहाँ से ये सिग्मा एन अपॉन एन बार जो है वो किसके बराबर आएगा रूट 1 माइनस पी अपॉन एन ऑफ पी के बराबर है। ठीक है, मतलब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पार्टिकल की संख्या के व्युत्क्रम के हाफ घात के क्या होता है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसे कह सकते हो सिग्मा एन ऑफ एन बार जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रूट एन। ये कभी कभार पूछ लेता है फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, ये आपको आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके इस यूनिट के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक बच जाते हैं। एक तो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन के जो शर्त है प्रतिबंध है वो है, और एक आपके एंट्रोपी रिलेशन है। ये 2 चीजें बचती है, उसके बाद में पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे इसकी। मतलब कुल मिला के आप देखा जाए तो ये 2 इन दिनों की ये यूनिट अब बची है।